हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। हमारा जो आने वाला भविष्य है ऑटोमोबाइल का, इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते और इस चीज़ को हम बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हमारे जो डीजल इंजन है या जो हमारा पेट्रोल का इंजन है, कहीं ना कहीं उसका भविष्य धीरे धीरे बिल्कुल जो है कम होता जा रहा है। वो धीरे धीरे एक्सटेंशन की सीमा पे आज से 5 या 7 साल बाद वो आ जाएंगे। खासकर कार के सेगमेंट में, ट्रक्स की बात नहीं कर रहे, ऑफ हाईवे व्हीकल्स की बात नहीं कर रहे, जनरेटर्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन कार सेगमेंट आज से 5 या 7 साल के अंदर अंदर आपको दिख जाएगा, जिसमें डीजल की जो कार है वो बहुत ही ज़्यादा कम मैन्युफैक्चरिंग और जो सेल्स है उसकी बहुत ज़्यादा गिरावट उसमें आने वाली है। क्योंकि हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस तरीके के आ गए हैं जो वन टाइम चार्ज होने के बाद काफ़ी अच्छे खासे किलोमीटर्स को कवर करती है। और आप सब भी कहीं ना कहीं अपने शहर में, आसपास के शहरों में देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशन जो है वो इंस्टॉल किया जा रहा है। अब क्योंकि भविष्य को लेकर के सरकार सीरियसली इस चीज़ पे काम कर रही है, तो हम भी एक इस पे आज इस वीडियो के माध्यम से पहला हमारा कदम है कि आप सबको ये जानकारी दें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल किस तरीके से काम करता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और किस तरीके से उसके अंदर के पार्ट्स की जो फंक्शनिंग है वो पूरी होती है। आज के इस वीडियो में जिस कार का एग्जांपल हम ले रहे हैं वो टेस्ला की मॉडल एस है, जो विदेशों में सबसे ज़्यादा छाई हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में यदि हम बात करें। उसके बाद ही बाकी कंपनियों ने, चाहे वो hyundai हो, मारुति सुजुकी हो या महिंद्रा हो या जीप हो, XYZ जो भी कंपनीज़ हैं, टेस्ला ने उनके लिए एग्जांपल सेट किया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी अच्छे तरीके से सोफिस्टिकेटेड मैनर में बनाए जा सकते हैं और काफ़ी अच्छे लॉन्ग रन पे भी वो चल सकते हैं। तो चलिए आगे का वीडियो जो है हम एनिमेशन के द्वारा समझेंगे, फ़ोटोज़ के द्वारा समझेंगे कि किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल काम करता है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, ये हमारे पास हमारा जो इलेक्ट्रिक कार है टेस्ला का मॉडल एस वो है। तो इस तरीके से ये चार्जिंग स्टेशन पे यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है जहाँ से आपका जो बैटरी का जो पैक है वो जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसको कनेक्ट करके तकरीबन 15 से 20 मिनट ये कार लेती है फुल चार्ज होने में। और उसके बाद आप इसे दोबारा से 250 से 300 किलोमीटर का जो एक रन है इसका वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। फास्टेस्ट एक्सेलरेटिंग कार है। फास्टेस्ट एक्सेलरेटिंग मतलब कम से कम समय में सबसे ज़्यादा स्पीड पकड़ने वाली कार है ये अभी तक। और इसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। जब हम इसका पूरा का पूरा कवर हटाएंगे तो हमें ये इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा सेटअप यहाँ पे मेन जो है यहीं पे लगा हुआ है, डायरेक्ट टायर से कनेक्टेड है हमारा ये सेटअप। और यहाँ पे पूरी प्लेटफॉर्म चेज़ी यूज़ करी है। प्लेटफॉर्म चेज़ी मतलब देखिए पूरा फर्श की तरह ये फ्लोर है ये कार का। ये इस वजह से यूज़ किया गया है क्योंकि इस पूरे के पूरे फ्लोर में जैसे कि आप देख सकते हो पूरा प्लेटफॉर्म चेज़ी है। इसके अंदर ये हमारे जो डेली के यूज़ होने वाले जो लिथियम आयन सेल है वो इस तरीके से यहाँ पे इसमें पूरे के पूरे फिटेड हैं। और तकरीबन 7000 सेल जो इस तरह के जो सेल हैं, ये बैटरी है, 7000 बैटरी एक कार में यूज़ की जाती है, जिससे कि हमारा जो इंडक्शन मोटर है वो हमारे कार को चलाने में हमारी मदद करता है इन बैटरीज़ की बदौलत। तो इंडक्शन मोटर कहाँ लगी हुई है? ये हमारा इंडक्शन मोटर लगा हुआ है। ये इंडक्शन मोटर जो है यही रिस्पॉन्सिबल है पूरी तरीके से कार को चलाने के लिए। तो इंडक्शन मोटर के अंदर यदि हम देखें तो इंडक्शन मोटर अपने आप में एक पूरा बड़ा चैप्टर है। इसके ऊपर हम बाद में बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाएंगे, पर यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि ये मोटर लगी हुई है। ये मोटर जो है वो आपकी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। 4 पोल हैं इसमें, 2 नॉर्थ के पोल हैं और 2 साउथ के पोल हैं। यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ साउथ है और इसके अपोजिट में साउथ है। तो ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है एक कांस्टेंट नहीं रहती, ऐसे घूमती रहती है मैग्नेटिक फील्ड पूरे इसके
जो हमारी मोटर है उसकी उसके वाइंडिंग के अराउंड ये मैग्नेटिक फील्ड जो है लगातार बदलती रहती है। और यहाँ से इस मोटर को, जैसे कि आप देख सकते हैं, एसी मोटर है, तो यहाँ से इसको जो है 3 फेज़ की मोटर है, इसको पावर इनपुट दिया जाता है और जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस की जाती है वो लगातार जो है रोटेटिंग है, बदलती रहती है। और उसी बदलाव के कारण अंदर का जो स्टेटर है, क्योंकि ये जो मोटर है इसमें 2 पार्ट हैं, एक तो स्टेटर और एक है रोटर। तो ये जो कॉइल है ये तो हमारा स्टेटर है और ये हमारा रोटर है। रोटर वो पार्ट है जो घूमता है, स्टेटर वो पार्ट है जो स्टेशनरी रहेगा, बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो ये जो कॉइल है पूरी, ये स्टेटर है और इसके अराउंड ये हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम RMF भी कहते हैं, वो प्रोड्यूस होती है। और उस वजह से ये जो हमारा रोटर है उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब ये काम कैसे होता है कि ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड तो चलो समझ में आती है, यहाँ से इनपुट मिला, करंट मिला और उसके बाद यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनी, क्योंकि किसी भी कॉइल में जब करंट दिया जाता है उसमें मैग्नेट बनता है, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनी। पहला यहाँ पे एक जो कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। दूसरा ये कि ये जो हमारा स्टेटर है इसमें भी मैग्नेट बन गया, इसमें तो कोई करंट नहीं जा रहा फिर भी मैग्नेट बन गया। तो ये जो सवाल है ये आपके क्लियर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिटेल्ड में देखेंगे कि इंडक्शन मोटर काम कैसे करती है। अभी हम यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रिक कार कैसे काम करती है। तो ये उसका जो इंजन को रिप्लेस करने वाला जो हिस्सा है वो ये मोटर है, जिसमें आपका ये एक स्टेटर लगा हुआ है, ये आपका स्टेटर है ये कॉइल, और अंदर का ये जो वाइट पार्ट आप देख रहे हो ये रोटर है। तो यहाँ पे ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है और उसके बदौलत इस स्टेटर में, सॉरी इस रोटर में जो घूमेगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होती है। इंड्यूस मतलब ये जो हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है इसके प्रभाव से ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है रोटर में, और फिर ये उसको अपोज करता है और ये घूमने लग जाता है। तो 2 मैग्नेटिक फील्ड आपस में, जैसे 2 मैग्नेट, यहाँ पे एक नॉर्थ है और एक और मैग्नेट रख दूँ यहाँ पे एक नॉर्थ है, तो ये एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे से दूर भेजेंगे। तो उसी तरीके से ये इसको अपोज करता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपके रोटर में बनती है वो अपोज करती है उस मैग्नेटिक फील्ड को जो इसके स्टेटर में बन रही है, और उसके जो रिज़ल्ट है उसके रिज़ल्ट के अनुसार जो है हमको क्या देखने को मिलता है कि ये जो हमारा रोटर है वो तेज़ स्पीड में घूमने लगता है। अब स्पीड कैसे वैरी होती है, जैसे जैसे ये जो इसको करंट मिल रहा है, ये जो AC पूरा इसको AC सप्लाई मिल रही है, AC वोल्टेजेस मिल रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी को यदि हम ज़्यादा करें या कम करें तो उसी के अनुसार इसकी स्पीड भी कम या ज़्यादा होगी। मतलब 1 सेकंड में अगर ज़्यादा पल्सेस देंगे तो ज़्यादा घूमेगी, 1 सेकंड में अगर वहीं पल्स कम हो जाए, फ्रीक्वेंसी कम हो जाए, तो कम तेज़ी से घूमेगी। ये हमारा यूज़ होने वाला आज के दौर का जो इंजन है, ये IC इंजन है। इसके कुछ एक पॉइंट ऐसे हैं कि देखिए 1000 से 6000 RPM, पहली बात ये इसकी एक लिमिट होती है कि 6000 से ज़्यादा RPM पे ये नहीं घूम सकता इंजन, और इसके साथ एक लिमिट होती है कि जो टॉर्क है, जो इस इंजन का टॉर्क है वो एक पर्टिकुलर RPM पे ही पीक पे होता है, बाकी उससे पहले वाले RPM या उससे आगे वाले RPM पे कम रहता है। तो एक जो कंसिस्टेंसी है टॉर्क की वो बहुत ज़्यादा वैरी करती है कि 1000 RPM पे ये वैल्यू है और जो आपका 5252 RPM है उस पर मैक्सिमम है। तो एक जो कांस्टेंट टॉर्क है वो प्रोड्यूस नहीं होता, जो RPM की रेंज है वो बहुत कम है। इसी वजह से इस इंजन को एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड गियर बॉक्स की ज़रूरत है जो RPMs को जो है वेरी करे, 1000 पे भी ले जाए और 6000 पे भी ले जाए। नहीं तो इस इंजन को डायरेक्ट जो है टायर के साथ हम जोड़ सकते थे, पर यही चीज़ आपकी मोटर में दूर हो जाती है और मोटर को आप डायरेक्ट टायर से लगा सकते हैं, क्योंकि मोटर की जो RPM है वो 18000 है मैक्सिमम। तो एक वाइड RPM की रेंज आपको मिलती है। और दूसरी तरफ अगर आप इस इंजन को देखेंगे तो इसके RPM की रेंज आपको 4000, 6000 या ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार तक मिलती है, पर मोटर के जो RPM है वो 18000 तक है।
साथ ही में जो इस इंजन की एफिशिएंसी थी फ्यूल की वो 35% थी और इस मोटर की एफिशिएंसी 90% है। एक जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें इस इंजन में देखने को मिलती थी कि जो लीनियर मोशन है, पिस्टन ऊपर नीचे ऐसे मूव कर रहा है और फिर शाफ्ट को इस तरीके से रोटेटिंग मोशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक इसमें मैकेनिज्म था कि पिस्टन आपका ऊपर नीचे चल रहा है और आपको उस लीनियर मोशन को रोटेटिंग मोशन में कन्वर्ट करना है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स आपको लगाने पड़ते हैं, काउंटर वेट्स लगाना पड़ता है, इंजन जो है बैलेंस करना पड़ता है और उसके बावजूद भी ये जो फ्लाईव्हील से पावर आउटपुट निकलता है वो उतना ज़्यादा कांस्टेंट जो है नहीं रह पाता है। बहुत सारी चीज़ें डबल फ्लाईव्हील या काउंटर वेट्स या अलग अलग मैकेनिज्म के द्वारा जो है इस चीज़ को सॉल्व किया जाता है, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पावर लॉस होता है कहीं ना कहीं इंजन में। पर ये चीज़ आपके मोटर में जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही में आप देखिए इस पूरे इंजन का वेट 180 किलो है, पावर ये निकाल रहा है 140 किलोवाट की, और यहाँ पे मोटर का वेट मात्र 32 किलो भी नहीं है पूरा, और पावर उससे बहुत ज़्यादा निकाल रहा है, लगभग उसका डबल 270 किलोवाट। तो पावर टू वेट रेशियो इसका ज़्यादा निकलता है हमारे आईसी इंजन से, और पावर टू वेट रेशियो जब ज़्यादा है तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी खुद का जो वज़न है, इस इंजन का खुद का जो वज़न है, आप काफ़ी ज़्यादा पावर तो वही खा जाएगा, और जो आपकी मोटर है उसका वज़न ना के बराबर रहता है और पावर आउटपुट बहुत ज़्यादा है, तो एफिशिएंसी ज़्यादा होना जाहिर सी बात है। एक यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जो हमारा बैटरी पैक है जिसमें लगभग 7000 बैटरीज इंस्टॉल की जाती हैं, ये डीसी पावर बैटरीज हैं जो हमारी डेली बेसिस पे लिथियम आयन बैटरी हम यूज़ करते हैं रिमोट के सेल में या एसी के रिमोट में, उसी तरीके के ये सेल हैं। ये डीसी पावर निकालते हैं, लेकिन ये मोटर एसी है, तो इस डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है, और इन्वर्टर को यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार का जो है ब्रेन माना गया है, जो दिमाग है वो माना गया है। इन्वर्टर जो इसको एसी दे रहा है उसका एम्पलीट्यूड भी बढ़ा सकता है और साथ ही साथ उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी बढ़ा सकता है। तो ये इन्वर्टर बेसिकली जो है आपका हमारे व्हीकल को चलाने में बहुत ज़्यादा जो है मेन रोल है वो यही निभाता है। कितना करंट देना है, कब देना है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे देना है, कितने एम्पलीट्यूड पे देना है, ये सारी बातें जो है ईसीयू के अंदर, ईसीयू का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर इंस्टॉल रहती हैं, और जो ईसीयू है वो आपको आपके इन्वर्टर को इंस्ट्रक्शंस देता है और उसी हिसाब से आपका जो मोटर है वो ड्राइव करता है हमारे व्हीकल को। तो बहुत ही इजी फंक्शनिंग है इसकी, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है फ्यूल इंजेक्टर्स की तरह, या फ्यूल इंजेक्टर जैसी प्रॉब्लम्स इसमें नहीं आएंगी क्योंकि ये हमारा जो बैटरी पैक है, यहाँ पे एक चीज़ हमें समझनी है कि बहुत सारी बैटरीज है तो हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होंगी। तो ग्लाइकॉल कूलेंट जो है उसका पैसेज यहाँ पे ये देखिए येलो कलर का बना हुआ है पूरा, जो अंदर से निकलने वाली जो हीट है उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करके, और एक आगे छोटा सा रेडिएटर है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हॉट कूलेंट यहाँ पे आता है और ये छोटा रेडिएटर है जो फ्रंट में लगा रहेगा, और यहाँ से कूल होकर के वापस चला जाता है दोबारा बैटरी पैक में। साथ ही में एक और बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे कि क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पे इंजन जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है, अगर आप ध्यान से देखें इंजन तो यहाँ पे है ही नहीं मोटर ही है, और पूरा ये जो स्पेस है पूरा का पूरा खाली पड़ा है। तो इंजन ना होने की वजह से और मोटर क्योंकि हमारे डायरेक्ट टायर से ही जुड़ी हुई है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, मतलब ये जो पूरी जो कार है उसकी हाइट ऐसे लंबी नहीं ले आने की ज़रूरत है, क्योंकि इंजन जब बड़ा होता था तो ये आगे का जो पूरा का पूरा बोनट है ये बड़ा बनाया जाता था, ऊपर उठा हुआ रहता था, ज़्यादा नीचे नहीं कर सकते थे, नहीं तो नीचे से ऑयल का जो पैन है वो टकरा गया, टूट गया, ऑयल लीक हो जाएगा, इस तरह की दिक्कतें रहती थी। लेकिन वो सारी चीज़ें इसमें सॉर्ट आउट हो गई हैं। तो अब इस कार को जो है काफ़ी नीचे कम हाइट का बनाया जा सकता है,
और कम हाइट का होने से इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जो है बिल्कुल बैलेंस में रहता है, और कार का जो पलटने का या जो इस तरीके का डर रहता है, जो बैलेंसिंग है बेसिकली कार की, वो बहुत बेहतर रहती है। तो आई होप आप सबको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर समझ में आया होगा कि इंडक्शन मोटर या इलेक्ट्रिक कार जो है वो किस तरीके से काम करती है। ये अभी केवल जो इंजन है उससे रिलेटेड हमने बातें करी हैं। जो ड्राइव मैकेनिज़्म है, जो टायर से जो डिफरेंशियल जुड़ा हुआ है, जो गियर बॉक्स लगा हुआ है, उसके बारे में हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको ज़रूर कुछ ना कुछ हेल्प रहेगी। थैंक यू।